हेलो क्लास 8 और 7 दोनों ही, यानी क्लास 7-8 के बच्चों का हमारे YouTube चैनल श्वेतांबरा एकेडमी पे हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम पिछले बार लीनियर इक्वेशन पढ़े थे दोनों क्लास का एक ही साथ में, तो इस बार हम क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे एक ही साथ में। कारण वही है कि लगभग जो आपका सिलेबस है वो क्या है, वो सेम है। और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है तो 7 में तो इंट्रोडक्शन दिया भी हुआ है, 8 में आपको मे भी हो सकता है कि ना मिले, ठीक है वो इंट्रोडक्शन। तो कुछ बच्चे जो 7 के बाद जब 8 में जाते हैं तो चीज़ें भूल जाती हैं, दिमाग से निकल जाती हैं, ठीक है। तो रिकैप्चुलेट कर लेंगे हम लोग इस वीडियो के थ्रू, यानी 8 वाले को भी फायदा होगा और 7 वाले को भी फायदा होगा। और ये हो सकता है कि 7-8 दोनों का ही परसेंटेज जो है वो एक ही साथ फिनिश्ड हो, और मैं वही करूंगा ही, डेफिनेटली मैं वही करूंगा। तो समय नहीं गवाते हैं और सीधा अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, परसेंटेज। टॉपिक का नाम क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज टर्म जो है वो ना, परसेंट में लिख लेता हूं, परसेंटेज टर्म इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, percentum, which means by 100। यानी क्योंकि हमने चैप्टर क्या पढ़ना है, परसेंटेज, तो पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज को समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज है कहां से लिया गया, तो परसेंटेज टर्म इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, यानी लैटिन वर्ड है ये, जिसका मतलब क्या होता है, यानी लैटिन वर्ड परसेंटम से ये लिया गया है। ये परसेंटम जो वर्ड है ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, उसी से इस चीज को लिया गया है परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है, बाय 100, यानी कह सकते हैं कि 100 में कितना, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही लेते हैं। सपोज कि करो किसी बच्चे को 95% मार्क्स है ना, तो 95% मार्क्स है तो हम क्या करते हैं, यानी 95 और इसमें 1% का साइन दिया जाता है, लेकिन हम क्या समझ जाते हैं कि यानी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में अगर एवरेज देखा जाए तो 100 में बच्चे को कितना आया है, 95 आया है। तो 100 में कितना आया है, बाय 100। वही चीज यहाँ भी बोलता है, जैसे मैंने बोला 95%, तो ये कितना हो गया, 95/100। तो यहाँ बाय 100 करने का मतलब क्या हुआ कि 100 में कितना, ठीक है। तो परसेंटेज क्या करता है, मेनली यही दिखाता है, बाय 100। और चीज समझ में आ गया ये। अब हम इसको थोड़ा सा डिफाइन भी करते हैं कि भाई है क्या भाई, तो इट इज अ नंबर। ये क्या है, परसेंटेज एक नंबर है, इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। इट इज नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। ये आपके में भी बुक में नहीं दिखेगा, ठीक है, हो सकता है किसी बुक में हो भी या ना भी हो। तो ये परसेंटेज है क्या, तो परसेंटेज भी एक नंबर है, या कह सकते हैं कि एक रेशियो है, जो क्या होता है, एक्सप्रेस होता है ना, एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। अब बोलोगे कैसे, तो देखो ये 92% है ये, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी ये परसेंटेज भी क्या है, एक नंबर है, जिसको हमने देखो कि जस्ट क्या किया है, एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। और किसी फ्रैक्शन को जब रेशियो में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, तो 92:100। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परसेंटेज क्या है, एक नंबर है या रेशियो है, जो एक्सप्रेस्ड होता है एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। तो देखो क्योंकि 100 एक फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, तो फ्रैक्शन को फिर हम क्या कर सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ नंबर और रेशियो, यानी ये एक नंबर है और एक रेशियो है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100। यानी यहाँ पे रेशियो को भी देखो 100 के
रेशियो को एक्सप्रेस किया हुआ है, जिसमें हमारा सेकंड टर्म क्या है 100 है। फर्स्ट टर्म तो जो दिया रहेगा आपका वही रहेगा, सेकंड टर्म क्या रहेगा 100। कभी भी जब आप परसेंटेज पढ़ते हो और उसमें पूछेगा कि किसी परसेंट का रेशियो बताओ, तो फर्स्ट पार्ट उसका क्या हो जाएगा, जो नंबर दिया हुआ है जिसको आपको पता करना है, ठीक है। जो जैसे ये 92% है, तो इसमें पता है ना कि 90 कितने परसेंट है, तो 92। तो रेशियो में फर्स्ट पार्ट ये काम करेगा और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट में 92 हो जाएगा और 100 क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि इट इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, जिसको 100 के फ्रैक्शन में दर्शाया जा सकता है या दर्शाया जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब है इसके बाद परसेंटेज से एक टर्म निकलता है, जो साइड अभी पढ़े परसेंट। तो परसेंट का ही मतलब क्या होता है, वही बात बाई 100 बोलो, वैसे ही परसेंट मीन्स आपके बुक में दिया होगा, खासकर आरएसएमएल की बुक में दिया होता है कि परसेंट मीन्स पर 100। वही बात जो मैंने परसेंटेज को लिखे बोला कि लैटिन वर्ड परसेंटम से निकला गया, जिसका मतलब क्या होता है बाई 100, वैसे ही परसेंट का मतलब क्या होता है पर 100। बाई 100 और पर 100 कहने का मतलब क्या हुआ, सेम चीज हुआ, ठीक है। और ये सेंट क्या है, अब परसेंट में हम पूछ सकते हैं ना कि सर सेंट क्या होगा, परसेंट में सेंट क्या है। तो सेंट आप सुने होंगे, इंग्लिश स्टोरी में कहीं पढ़े होंगे कि सेंट जो अमेरिका में है ना डॉलर होता है, ठीक है। तो जैसे इंडिया में रुपीस का क्या होता है, पैसा होता है, तो वह इंडियन रुपीस को पैसे में बांटा गया है, तो वैसे ही डॉलर को कितने में बांटा गया है, यानी $1 बराबर 100 सेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट क्या है, एक मॉनेटरी यूनिट है। सेंट होता क्या है, तो एक मॉनेटरी यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट किसी भी देश का, जो उसके पैसे के वैल्यू को, है ना, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे सारा पैसा बना। जैसे आज 100 रुपीज बनता है तो पैसे से बनता है ना, कि 1 रुपीज में 100 पैसे, 100 रुपीज इन 100 into 100 पैसे। तो वैसे ही सेंट क्या है, एक मॉनेटरी यूनिट है ना। सेंट क्या है, मॉनेटरी यूनिट है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग मनी, ठीक है। तो यानी खैर इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बस ये चीज समझ जाइए कि परसेंट मतलब क्या होता है, पर 100 होता है, ठीक है। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेंट फॉर, ऐसे भी अगर समझना है तो ऐसे भी समझ, सेंट से कि सेंचुरी की, सेंचुरी मतलब क्या समझते हो आप, ये बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है समझाने को लिखे कि सेंट मीन्स सेंचुरी, यानी याद रखने की भी जरूरत नहीं कि परसेंट मीन्स पर 100, क्योंकि पर मतलब हम जानते हैं होता है क्या है, तो सेंट मतलब सेंचुरी यानी पर 100, सेंचुरी मीन्स क्या 100, तो पर सेंचुरी मानो इसको, पर 100 ऑटोमेटिकली ये हो गया, याद भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे सेंट जो है वो डॉलर का भी छोटा यूनिट है, कर सकते हो, और यूरो का भी, है ना। तो सेंट क्या है, डॉलर और यूरो दोनों का ही छोटा यूनिट है। और जनरली सेंट जो है ये मॉनेटरी यूनिट भी है, लेकिन यहाँ पे जो सेंट का मतलब है वो आपको क्या होगा, सेंटम, ठीक है। अगर ओरिजिनलिटी, इसका ओरिजिन को देख के कहें तो इसका मतलब क्या होगा, सेंट किससे बना है, सेंटम से। इसका मतलब भी क्या होता है बाई 100, और हम कह सकते हैं अपने भाषा में कि परसेंट में सेंट कहां से बना है, तो सेंचुरी से बना, ठीक है। तो पर 100 ऐसे भी हो जाएगा वो, तो ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो एक टर्म आप पढ़ोगे हंड्रेड्स, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि हंड्रेड्स क्या होता है, हंड्रेड्स। तो हंड्रेड और हंड्रेड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। 100 में अगर 100 तो 100 और 200 रुपया तो उसको 200 लिख सकते हैं ना, तो वहां एस लगेगा। अगर एक ही 100 होगा तो वो भी नहीं लगेगा, यानी सिंपल 100 होगा। लेकिन जब यहाँ 100 में THS लग जाता है, इसका मतलब है कि हम कोई ऐसे चीज की बात कर रहे होते हैं जिसका 100 पार्ट है ना। मैंने किसी एक कंप्लीट चीज का 100 पार्ट कर लिया, और उस 100 पार्ट में हर एक पार्ट जो है उस 100 पार्ट का क्या होगा, 100 पार्ट होगा। आया बात समझे, यानी नहीं समझे है? कहने का मतलब कि सपोज करो 100 रुपीज है हमारे पास, ठीक है। तो 100 रुपीज को हमने 100 पार्ट कर दिया, तो हर एक रुपीज, एक रुपीज का 100 सिक्का आ गया, 100 पॉइंट्स हो गया हमारे पास। तो हर एक सिक्का क्या है, 100 पार्ट है। हर एक सिक्का क्या है, 100 पार्ट है, 100 नहीं। हर एक सिक्का 100 पार्ट हो जाएगा, किसका, उस 100 रुपए का,
यानी मेरे पास 100 रुपीज है, इसका मैंने ₹1 डॉट 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 100 टाइम्स आएगा, इस तरह का ₹1 आएगा ना, आएगा। तो इसमें हर एक रुपीज क्या होगा, ये 100 पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 पार्ट, है ना। ये भी क्या हो जाएगा? 100 पार्ट, ठीक है। अच्छा, 200 पार्ट मिल गए तो ये क्या बन जाएगा? अब मैंने ये और ये को ले लिया, ठीक है, 98 100, ऐसे तो टोटल कितने 100 पार्ट होंगे? तो 100 पार्ट होगा ना। टोटल कितना होगा? 100 पार्ट होगा। लेकिन हमने इसमें से क्या लिया? 2 ही लिया, 98 को लीव कर दिया। तो हमारे पास कितने पार्ट आए? 200 नहीं, अब एक से ज्यादा हो गया ना, तो क्या होगा? 200 पार्ट। और 200 पार्ट होते कितने हैं? यानी देखो, हर एक रुपया एक पार्ट हो रहा है ना, 100 पार्ट हो रहा है उस 100 का, तो 2 रुपया कितना पार्ट बन जाएगा? 200 पार्ट, यानी 2/100, ठीक है। यानी 100 में कितना पार्ट, ये 2 रुपया 100 में कितना पार्ट कंटेन किया? तो 2 पार्ट कंटेन किया। यानी कह सकते हैं ये जो 100 पार्ट है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आप मान लो, जैसे फ्रैक्शन में पढ़ते हो ना, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। यानी किसी पूरे चीज के कोई हिस्से को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे मेरा पूरा बॉडी है, उसका ये हैंड है, ठीक है। तो ये हैंड क्या करेगा? एक शरीर का एक पार्ट है ना। तो मान लो कि ये या 100 रुपए का नोट है, ठीक है, और 100 रुपए का नोट है, और ये 10 रुपया है ना। ये 10 रुपया है, तो टोटल कितना हो जाएगा? मतलब कितना पार्ट हो गया? तो 10/100। तो वैसे ही कह सकते हैं कि ये भी वही काम करता है। कहने को 100 का वही पार्ट करता है कि कितने पार्ट है, यानी कितने टोटल 100 में आपके पास कितने पार्ट है। तो मैंने कहा कि 200 है, इसका मतलब कि 2 पार्ट है आउट ऑफ 100। आया बात समझ में? ठीक है। यानी 100 वही चीज है जो आप फ्रैक्शन पढ़ते हो ना, फ्रैक्शन। तो परसेंटेज में जैसे फ्रैक्शन जो पढ़ते हो, तो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन क्या था? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। तो 100 भी क्या है? अ पार्ट ऑफ 100। 100 भी क्या है? अ पार्ट ऑफ, यानी 100 भी एक फ्रैक्शन ही है। अगर बोले कि 2 आउट ऑफ 4, ठीक है, तो फ्रैक्शन, ये इसका फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं कि 2/4, यानी ये फ्रैक्शन कितने का बना? 2/4 का। यानी टोटल प्रोडक्ट मेरे पास कितना था? 4, और मेरे पास है कितना? 2। वैसे ही जब परसेंटेज में हम 100 की बात करें और हम बोले कि 1200, तो चूंकि हम बात कर रहे हैं परसेंटेज का, और परसेंटेज में हम कभी भी चर्चा करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या होता है? 100 होता है। अभी जस्ट पढ़ाए थे, जब परसेंटेज बोलते हैं तो परसेंटेज में डिनोमिनेटर में क्या होता है? 100, तभी तो वो परसेंटेज है ना, क्योंकि बाई 100 पर 100। अभी जस्ट पढ़ा, परसेंटेज मींस परसेंटम मींस बाई 100, और परसेंट मींस पर 100। उसका मतलब क्या है? यानी पर 100 कोई चीज कितना है, तो निश्चित है कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 100 तो आना तय है। फ्रैक्शन में यहाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन जब 100 का बात करें तो कभी भी डिनोमिनेटर में क्या होगा? 100 ही होगा। आया बात समझ में? तो 1200 करने का मतलब कि 100 पार्ट था, और उसमें कितना है? ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? ये 100 नहीं हो सकता है, ये 100 है। तो एक ये भी कंपैरिजन नया मिला कि जो 100 टर्म जो आता है किसी परसेंटेज में, वो अपने आप में क्या है? फ्रैक्शन है, लेकिन हर फ्रैक्शन 100 नहीं हो सकता है। हर 100 फ्रैक्शन हो सकता है। यानी ये कंक्लूजन यहां से निकल गया, एवरी 100 is a fraction. Every 100 is a fraction, but every 100 is a fraction, but every fraction is not a 100. आएगा समझ में? अब पे प्रॉब्लम, यानी अगर इससे पहले जो प्रॉब्लम था, आई थिंक यहाँ पे आगे क्लियर हो गया होगा आप लोग का, ठीक है। यानी 2 आउट ऑफ 4
हमारा क्या है, एक फ्रैक्शन है, लेकिन और 12/100 भी क्या है, फ्रैक्शन है, लेकिन 12/100 को हम 1200 लिख सकते हैं, लेकिन 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। आया बात समझ में? अगर लिखना होगा तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको भी हम चाहेंगे तो कन्वर्ट, अभी ये नहीं 100 है, अभी ये 100 है, 1200, लेकिन ये 100 है क्या, नहीं। अगर इसको 100 में चेंज करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, इसमें कुछ उपाय है क्या, है कुछ? हो गया? अब ये क्या बन गया, 50th है ना, 50th लगा, 50 100s, यानी 100 बनाने के लिए मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर का सबसे पहला चीज क्या करना पड़ा, 100 लाना पड़ा, और उसके लिए फिर मैंने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया 25 से, तो 50/100 आ गया। यानी ये देखने में तो 2/4 लग रहा था, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ये है कितना, अगर 100 के हिसाब से देखे तो ये 50 100 है, जो आपके सिलेबस से आई थिंक हम ज्यादा पढ़ा दिए हैं, है कि नहीं? समझ में आया? कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं, अब क्वेश्चन लगाने की बारी आती है, तो 2-5-6 चीज आपको पढ़ना है कि कैसे किसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहला चीज हम देखते हैं क्या, हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। मैं सिर्फ प्रोसेस नहीं बताऊंगा, सिर्फ लिखवाऊंगा, ये स्टेप बताऊंगा, ठीक है, कि आप क्या करेंगे। तो हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, हम क्या करेंगे, मेरे पास मान लो 3/4 है फ्रैक्शन, ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इस फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, बस 3/4 में हमको 100 मल्टीप्लाई कर देना है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, यानी पहला चीज मेरा ये होता है। दूसरे में क्या करते हैं, हम ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज साइन लिखा दें, और जो मेरा आ गया ऑटोमेटिकली क्या हो गया, देख लो, आ गया परसेंटेज, ठीक। फिर हाउ टू कन्वर्ट a fraction into percentage, how to convert a fraction, please close the door, how to convert a fraction into percentage। अब मेरे पास 75% था, ठीक है, अब मेरे पास क्या था, 75% है, हमें क्या करना है, 75 जो है लिख दिया, परसेंट के साइन को हटाना है और नीचे क्या दे देना है, 100। और यानी हमारा स्टेप क्या होगा कि परसेंट को फ्रैक्शन में करना है ना, तो परसेंट पे रहेगा तो फिर तो काम नहीं चलेगा, यानी हम परसेंट हटाएंगे और उसके बदले नीचे क्या लगाएंगे, 100 डिनोमिनेटर में, क्योंकि आपको ऐसे ही पता है कि परसेंटेज बनता कैसे है, तो पर 100 से ही बनता है, तो ऑटोमेटिकली फिर नीचे क्या आएगा, 100 ही आएगा। ये आया तभी तो ये 75% बना ना। अगर इसके पहले वाला प्रोसेस में जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अगर इसके बाद जाए तो क्या बन जाएगा, 75%, और 75% के पहले का प्रोसेस क्या होगा, तो ये कर सकते हैं ना, 75% तभी लिखा गया जब उसके अंदर 100 आया। जब तक किसी चीज के नीचे 100 नहीं लिखेंगे तो वो 75% बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है। और 75/100 है, अब ये परसेंटेज है, लेकिन इसको फ्रैक्शन में करना है, तो फ्रैक्शन हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 75/100, 25 से 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, और ये वापस जो पिछला क्वेश्चन था फ्रैक्शन वैसा ही फ्रैक्शन आ गया यहाँ पे भी, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है, बस मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। उसमें 3/4 था फ्रैक्शन, आंसर 75% था, इसमें क्वेश्चन 75% है, और आंसर क्या है, 3/4 फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ टू कन्वर्ट percentage, how to convert a percentage into ratio। क्योंकि मैंने अभी जस्ट हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि परसेंटेज क्या है, एक नंबर है और एक रेशियो है जो कि एक्सप्रेस हो सकता है एज फ्रैक्शन ऑफ 100, ठीक है।
तो बोला कि कन्वर्ट कीजिए किसी परसेंटेज को एक रेशियो के फॉर्म में। तो फिर मैं वही क्वेश्चन उठा लेता हूँ ताकि आप लोग, अब 75% आया था ना, ठीक है, यानी हमारा ये क्वेश्चन हो गया। मान लो क्वेश्चन फर्स्ट ये है। अब हमें क्या करना है, इस परसेंटेज को हमको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा मेरा कि हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद फिर इसको फर्दर क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन को हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो जब आप ऑटोमेटिकली, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, पहले भी मैंने बता दिया आपको, क्या भाई कि ऑटोमेटिकली 75% है तो नीचे क्या है 100 छुपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज बनता ही बाय 100 करके या पर 100 करके, ठीक है। तो इसको मैंने खोला, पहले क्या किया, फ्रैक्शन कंप्लीट किया। अब फ्रैक्शन को हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि परसेंटेज जो मेरा चीज है उसमें जब हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो मेरा पहला टर्म बिल्कुल वही होगा जो मेरे क्वेश्चन में दिया होगा, यानी ओरिजिनल फॉर्म में, है ना। और दूसरा जो नंबर होगा, यानी सेकंड पार्ट होगा जो रेशियो का, वो क्या होगा, वो हर हाल में क्या होगा, 100 ही होगा। इवन अगर 39.5% दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 39.5 बाई 100, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 39.5 इज टू 100। और भी ज्यादा लिखेंगे तो ये हम, तो फिर, लेकिन तरीका यही है, अगर हम इसको रेशियो में दिखाएं तो 39.5 इज टू 100, ठीक है। हाँ, डेसिमल तोड़ेंगे तो फिर ये 395 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। एक चीज और, सारा कुछ तो हमने बता दिया, एक चीज मेरा छूट गया था बताना कि आप कुछ भी पढ़ते हो, यूनिटरी मेथड पढ़ते हो, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजों को पढ़ते हो, ठीक है। तो ये भी, ये आप क्या है, परसेंटेज है आपका क्या, एक डायमेंशनलेस नंबर है, या रेशियो तो ऐसे भी डायमेंशनलेस होता है, ठीक है, क्योंकि रेशियो कब होता है, जब हम दो सेम चीज को कंपैरिजन करते हैं, यानी जब हम दो सेम चीज का को नोमेटर डिनोमिनेटर में रखते हैं तभी वो मेरा रेशियो बनता है। यानी रेशियो में ये नहीं कि मैंने ऊपर लिख दिया 5 लीटर और नीचे लिख दिया 5 kg, तो ऐसा केस में कभी रेशियो बनता ही नहीं है, ठीक है। रेशियो कभी होगा जब 5 लीटर ऊपर हो और नीचे भी क्या हो, कोई भी चीज नंबर जो भी हो, लेकिन यूनिट क्या आता है, सेम आता है, जिसके कारण क्या आता है, ये और यूनिट कैंसिल हो जाता है और ये भी यूनिटलेस हो जाता है, और यूनिटलेस को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस। तो वैसे ही हमारा क्या है, ये जो परसेंटेज है वो भी यूनिटलेस है, वो भी डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस मतलब कि उसमें लेंथ, विड्थ, हाइट की चर्चा कहीं नहीं आएगी, ठीक है। वो क्या करेगा, एक कंपैरिजन को बताता है ना, कि टोटल इतना है और ये इतना है, ठीक है। यूनिट को उससे कोई मतलब नहीं, यानी सिर्फ कंपैरिजन, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड में बताता है कंपैरिजन को, दो नंबर के बीच का। 100 था, कितना आया रिजल्ट, 95%, यानी 100 था, आया कितना 95, कितना केजी आएगा, कितना नंबर, ये कुछ है आता है क्या, नहीं ना। सीधा हम मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं, मैग्नीट्यूड से सिर्फ कंपैरिजन होता है, ठीक है। और जहां मैग्नीट्यूड से कंपैरिजन हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू रेशियो समझ गए। अब हाउ टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू परसेंटेज, हाउ टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू परसेंटेज। तो अब ये था 75:100 था। अब हमको इसको परसेंटेज में करना है, तो क्या करेंगे, जस्ट इसको 75/100 किए, ठीक है, और फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिए, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फिर 100 से। याद है ना कि कैसे हम, मान लो 3/4 था, याद कीजिए, मैंने बताया था 3/4 था, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 25 टाइम्स हो गया, तो ये टोटल कितना बना 75, और लास्ट में क्या लगा देना है 75। हालांकि ये फर्स्ट में होता है कि पहले आप क्या करो, जो भी नंबर फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाहर आप परसेंट का साइन लगा दो, वही काम यहाँ भी हुआ। तो अब ये सोच रहे होगे, ठीक है, कि भाई ये तो 75/100 आ गया, सीधे लिख दे परसेंटेज, नहीं, तो हमें तरीका से चलना है। हमें क्या करना है, 75/100 लिखा, तो जैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे, पहले मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मेरा पहला स्टेप क्या था कि 100 से मल्टीप्लाई करना, कर दिया, फिर उसके स्टेप में क्या परसेंट का साइन लगा देंगे, 100 में कैंसिल, कितना गया
75%। ठीक है, अब है हाउ टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू डेसिमल। किसी परसेंटेज को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर वही बात, क्वेश्चन मेरा क्या था 75%। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट स्टेप पे क्या करो, परसेंट का साइन हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा 100। अब फ्रैक्शन में आ गया तो उसको डिवीजन कर दो, डिवीजन करोगे ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा पॉइंट डाला तो ये कितना 7 टाइम्स में, यानी कितना ये 0.75 आ गया। यानी पहले मैंने क्या किया, परसेंट साइन हटाया तो डिनोमिनेटर में क्या किया 100, और फिर ये ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो गया 0.75। फिर नेक्स्ट इसका रिपीट क्वेश्चन क्या होगा कि हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू परसेंटेज। तो अभी क्या था 0.75 था, है ना। अब 0.75 है, अब इसको परसेंटेज में करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब कोई कहा होगा कि सर डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में लाएंगे, अब तब फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब परसेंटेज लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 0, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम इजी में क्या करेंगे है उसको क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वो क्या आ जाएगा 0.75 है, तो कितना हो गया 75%। वो भी कर सकते थे, हम क्या करते हैं यहाँ भी 100 करते हैं, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, बात तो फिर वही पड़ता ना, है कि नहीं। तो क्यों ना मैं सीधा 100 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं। ठीक है, तो 75%। उम्मीद है कि लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो शेयर कीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी, ताकि पढ़ाने वाला का भी कुछ कल्याण हो। हम तो देश निर्माण करने आए हैं, लेकिन सरकार हमारा ही निर्माण करना भूल गई है। ठीक है, निर्माण तो हो चुके हैं, उसको संचालित कैसे किया जाए ये भूल गई है, उनको बनाए कैसे रखा जाए ये भूल गई है। तो कम से कम आप लोग मेहरबानी कीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू। हाँ, तो बच्चों जैसा मैंने कहा था कि मैं अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि हाफ एन आवर से भी कम का ये लेक्चर हो रहा था, तो मैं सोचा कि इसी लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी करवा दूं, ताकि आप लोगों को दूसरा लेक्चर की तरफ मूव ना करना पड़े। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा है हम उसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे क्वेश्चन में, ये देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहीं करना क्या है, वो स्टेटमेंट को ही समझ नहीं पाते हैं। तो व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पूछ रहा है क्या परसेंट 120 का 90 है ना, यानी 120 का वो कितना परसेंट 90 बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हुए पता चला कि 75% होगा। ठीक है, लेकिन इसको बनाने के लिए तरीका जब हम, क्योंकि हम जिस तरह से काम करते हैं उसमें हम क्या करता है स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 120 ना, तो लिख दो क्वेश्चन 1 मान लो इसको। तो आंसर 1 के लिए मैं लिखता हूं लेट व्हाट परसेंट, तो लेट x%। ठीक है, ऑफ 120 इज 90, यानी 120 का x% क्या था 90 था। तो x% परसेंटेज साइन हटाते हैं, जस्ट हमने बताया कि क्या लगता है फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या आता है 100 आ जाता है, क्योंकि परसेंटेज ऐसे ही बनता है, परसेंटेज पर 100 से किसी चीज के, यानी कोई भी चीज का परसेंटेज किस चीज से डेवलप होता है तो पर 100 के ही तुलना से डेवलप होता है। ठीक है, तो x% क्या हुआ x/100 इंटू 120 किसके बराबर है, यानी x ये हो गया ऑफ मींस मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू कितना है 90। तो x% ऑफ 120 इज 90, तो हमें यही x पता करना है। तो देख लो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 100 बाई 120,
ये 0 से 0 कट, 3 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये 4 टाइम्स में, ये 25 टाइम्स में। तो x इक्वल टू कितना हो गया 75%, यानी 75% 120 का क्या है 90 है। कितना है तो 75% 120 90 है। फिर से सुनो क्या पूछा जा रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90, क्या परसेंट 120 का, 120 का कितना परसेंट है, यानी 120 का कितना परसेंट वैल्यू 90 होगा। ठीक है, तो हम मान लिए कि x परसेंट ऑफ 120 इज 90, यानी x परसेंट 120 का x परसेंट मान लेते हैं कि 120 का x परसेंट किसने के बराबर होगा तो 90 के बराबर होगा। अब उसको हम यहाँ तो स्टेटमेंट लिखे थे, यहाँ हम उसको एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, तो x बाई 100, x परसेंट को क्या लिखा x बाई 100 ऑफ का मल्टीप्लाई 120, अब देखो ये भी नहीं पता ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 120 इज इक्वल टू 90। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसको मैंने यहाँ ले गया 90 के पास, ये हो गया 90 टू 100, अब 120 को ले गया नीचे, और x यानी अभी लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा भी था, ठीक है, कि वेरिएबल को एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं, तभी जाके वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वही काम हम यहाँ भी किए हैं। ठीक है, बशर्ते क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, यानी जैसा हम लीनियर यानी कह सकते हैं कि यहाँ में क्या कर रहा है लीनियर इक्वेशन ही कर रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 75%। तो देखो परसेंटेज में भी लीनियर इक्वेशन का यूज आ गया ना। लीनियर इक्वेशन चैप्टर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की। उम्मीद है कि ये आप लोग खुद कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा कि कैसे बनेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम, फिर कुछ नहीं, लेट x परसेंट ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम। तो x का फिर क्या हो गया x बाई 100 ऑफ का मल्टीप्लाई। अब यहाँ 5 ग्राम यहाँ kg है, तो क्यों नाम kg को, क्योंकि ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको किलोग्राम में एक्सप्रेस करने में कठिनाई ज्यादा होगा, और हो सकता है हम कैलकुलेशन में कहीं गलती कर दें, तो ज्यादा बेटर क्या है कि 1 kg को हम क्या किए 1000 ग्राम में चेंज कर दिया। कितना हो गया 5 ग्राम हो गया। ठीक है, तो व्हाट परसेंट ऑफ, भाई इसमें क्या पूछा है कि 1 kg का कितना परसेंट 5 ग्राम होगा। क्वेश्चन क्या है हिंदी में समझेंगे तो 1 kg का कितना परसेंट 5 ग्राम के बराबर है। तो हम बोलते हैं कि x परसेंट, जो मान लेते हैं कि 1 kg का x परसेंट 5 ग्राम में होगा। ठीक है, तो वही मान लिया, उसको एक्सप्रेस कर दिया मैथमेटिकल फॉर्म में। अब फिर कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ। देखो जैसा कि मैंने बोला था कि डायमेंशन लेस होता है, कौन आपका ये परसेंटेज भी डायमेंशन लेस होता है। तो ग्राम से ग्राम कट गया, अब यहाँ कोई यूनिट है क्या, अब यूनिट नहीं है, तो उसी को क्या कहते हैं कि वो डायमेंशन लेस हो गया। यानी लेंथ ब्रेथ हाइट वाली इस तरह की चीजें, या ग्राम किलोग्राम किलोमीटर, इस तरह की कोई चीज अब इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये 100 2 0 कैंसिल, 5/10, अब 5/10 कितना हो जाएगा, यानी 0.5%। ठीक है, अब इसको ये भी पढ़ा था ना कि डेसिमल यानी फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शन को सीधा क्या करो 5 को 10 से डिवाइड दे दो, तो 0.5% आ गया। तो ये दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं, राइट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, तो मैं अभी सेटअप करता हूं। अब मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, इन तीनों तरह का क्वेश्चन आपको 7, यानी ये भी क्वेश्चन 7 में है, 8 में भी है, इस तरह का। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपको 7 में पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम बचेंगे तो मैं उनको अलग से फिर करवा दूंगा। फर्स्ट हम कौन सा प्रॉब्लम करेंगे, ये, फिर ये, एंड देन ये। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, तो देखिए पूछा क्या जा रहा है कि सरिता स्पेंड 60। देखो सबसे बड़ा चीज क्या है, वर्ड प्रॉब्लम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसको बनाना नहीं, इसके वर्ड्स को समझना। ठीक है, जब तक हमें वर्ड्स समझ में नहीं आएगा हम प्रॉब्लम कर ही नहीं पाएंगे। यानी बनाने से पहले आपका पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए, पहला एम क्या होना चाहिए कि मैं इसके स्टेटमेंट को या इस क्वेश्चन को समझ सकूं, है ना। जो भी दिया हुआ सेंटेंस इसके अंदर, उसको बारीकी से पढ़ेंगे और बारीकी से समझेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिक्शनरी का हेल्प लेंगे। यही तरीका है वर्ड प्रॉब्लम में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का। सर के बताने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको खुद वर्ड पावर पे
वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं भी उसी तरह से करूंगा, मैं कैसे करता हूँ वैसे आप लोग को भी करना है। सरिता स्पेंड 65% ऑफ हर सैलरी एंड द रेस्ट शी सेव्स। क्या कह रहा है पहले सेंटेंस में कि भाई सरिता जो है वो 65% अपने सैलरी का खर्च कर रही है। ठीक है, अब किस पे खर्च कर रही है पता नहीं। ठीक है, एंड रेस्ट शी सेव्स। ठीक है, और बचा हुआ जो है वो क्या करता है, वो बचा लेती है ना, यानी खर्च करने के बाद जो बचता है उसको बचा लेती है। अगर वो इतना रुपीज बचा लेती है तो बताइए कि उसका मंथली सैलरी क्या होगा। इफ शी सेव्स ₹2940 पर मंथ, अगर वो हर महीने इतना पैसे बचा लेती है तो आप बताइए कि उसका मंथली सैलरी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मंथली सैलरी पूछा जा रहा है, व्हाट इज हर मंथली सैलरी। तो लेट क्वेश्चन नंबर 3 हम हो गया आज का ये। तो लेट नहीं, आंसर 3 इसको मान लो। ठीक है, आंसर ये हो गया क्वेश्चन 3, ये 4th और ये 5th। ठीक है, तो लेट हर मंथली सैलरी बी एक्स, लेट हर मंथली सैलरी बी एक्स। उसका मंथली सैलरी क्या हो गया, ₹x, नॉट एक्स, क्योंकि रुपीज में बात करना है ना, यूनिट नहीं छोड़ना है। मैथ में आप यूनिट छोड़ेंगे तो नंबर कटेगा। लेट हर मंथली सैलरी बी एक्स। अब उसने क्या किया, मनी स्पेंड्स बाय हर। अब किसमें खर्च करेगी नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि कर रही है कितना, तो 65% ऑफ हर सैलरी। सैलरी क्या माना था मैंने, एक्स, तो 65% ऑफ रुपीज एक्स। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 65/100 इंटू एक्स, 5 से इसको करो तो 13/20, यानी कितना आ गया 13x/20। ठीक है, अब बोल रही है कि इफ शी सेव्स रुपीज इतना। ठीक है, और हाँ फिर क्या बोला, एंड द रेस्ट शी सेव्स, तो मनी दैट शी सेव्स, तो कितना मनी सेव्स की, था कितना उसके पास, एक्स था, खर्च कितना किया, -13x/20। तो जो आएगा, यानी मेरे पास 100 था, मैंने इतना 50 खर्च किया, 60 खर्च किया, तो 100 - 60 कितना हो जाएगा, 40। तो चूंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है सैलरी, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है, काम वही कर रहा है। हमने पहले उसका सैलरी मान लिया एक्स, 65% खर्च कर दिया एक्स का, तो ये निकल गया। अब ये हम खर्च कर दिए ना, तो बचा कितना, तो ये माइनस ये, यही कर सकते हैं ना, तो हमने वही किया, ₹x - 13x/20। एलसीएम लिया 20, ऊपर क्या हो गया, ₹20x, ब्रैकेट ले लो इसको, और ये कितना हो गया 30x, तो ₹7x/20। अब ये सेव्स अमाउंट है, यही क्या हुआ, अमाउंट जो उसके द्वारा एक्स के फॉर्म में सेव किया हुआ है, क्योंकि सैलरी तो पता नहीं ना, तो यानी एक्स के टर्म में ये उसके द्वारा बचाया गया मनी है। अगर एक्स हमको पता चल जाता, तो जैसे ही हम एक्स का वैल्यू यहाँ डालते हैं, उसका सैलरी ऑटोमेटिकली पता चल जाता, यानी सॉरी उसका जो सेविंग अमाउंट है वो पता चल जाता। लेकिन हमको तो एक्स ही नहीं पता, वही तो फाइंड करना है। तो हमको एक्स के टर्म में सेविंग अमाउंट क्या है, 7x/20 है ना, और वही हम क्या देख रहे हैं, यही 2940 क्या है, यही 2940 क्या है, यही 2940 क्या है भाई, तो यही 2940 उसका सेविंग अमाउंट है। यानी ये बता दिया, ये हमने एक्स के टर्म में क्वेश्चन को देखते हुए निकाल लिया, और हमें क्वेश्चन में ये भी बता दिया कि ये किसके बराबर है, जो अमाउंट को सेव कर रही है उसको फुल नंबर्स के फॉर्म में दे दिया कि 2940 रुपीज के बराबर वो सेव कर रही है, 2940 रुपीज, और स्टेटमेंट से वही चीज कितना सेव हो रहा है, एक्स के टर्म में तो 7x/20, यानी 7x/20 भी वही मनी सेव कर रही है, और ये भी नंबर के फॉर्म में उसका सेविंग मनी को दिखाया गया है। तो दोनों चीजें है, तो इसका यूज करके क्या करेंगे, हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। Therefore x is equal to ₹2940 into 20/7। बढ़िया बात सुनने। अब देखिए 7 4 जा 28, यहाँ 1 होगा, ठीक है, तो 1 4 2 टाइम पे कट जाएगा, और फिर ये 0, तो x 42 2 जा 84, और छोटे क्लास में मैंने बताया था कि मेन नंबर को मल्टीप्लाई करो, बाकी जितना जीरो बचेगा उसको क्या करोगे, लास्ट में लिख दोगे। 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 2 0 था,
42 टू जा 84 और लास्ट में हमने 20 लिख दिया, यानी इतना अमाउंट को सेव की लाभ में देंगे। सो सॉरी, देयरफॉर हर सैलरी इज रुपीज 8400। आज के डेट में 8400 में क्या होता है? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। पबजी में बहुत सारा ड्रेस खरीदा जाता है, फ्री फायर में बहुत सारा ड्रेस खरीद सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा मार्केट खरीद सकते हैं हम। और इस लॉकडाउन में तो बहुत कुछ हो सकता है इसका। हाँ तो बच्चों, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, मीन्स कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से मुझे वीडियो बीच में ही काटना पड़ा। तो अब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ उसी क्वेश्चन के साथ, यानी अपने अगले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे 3rd नंबर, अब 4th नंबर करेंगे हम, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। एक नंबर है, पता नहीं कौन है, एक्स मान लेते हैं उसको, वो 20% से इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है 20% से, यानी बढ़ भी रहा है 20% से और फिर डिक्रीज कर रहा है 20%। ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी पता है, ये सारे के सारे क्लास 8 के क्वेश्चन है। क्लास 7 में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, बस डाटा थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा चेंज है। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% and then the increased number is decreased by 10%, ठीक है। यानी एक नंबर इंक्रीज हो रहा है 10% से और फिर डिक्रीज हो रहा है 10%, ठीक है। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट सेम चीज है, ठीक है। बस इसमें क्या क्या है, अब इसमें देखो, इसमें तुरंत पता चलता है कि एक नंबर इंक्रीज कर रहा है 10% से, ठीक है भाई, कर गया, एक्स था कर गया, और अब वो बढ़ा, अब इंक्रीज करेगा तो मान लो 100 था तो नया नंबर क्या बनेगा, 10% से इंक्रीज करके 110, है ना। अब इसमें बोल रहा है कि देन द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 10%। अब ये 110 जो है ये 10% से डिक्रीज हो रहा है, तो कितना आ गया भाई, 10% ऑफ 110, यानी 10/100 इंटू 110, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 110 माइनस 11 इज इक्वल टू, यानी वो नंबर देखो क्या हो गया, यानी ये नंबर 100 था, 10% बढ़ा तो 110 हो गया। अब फिर उस नए नंबर में, यानी 110 में हमने 10% ऑफ 110 घटा दिया, क्योंकि बढ़ा हुआ नंबर बोल रहा है कि बढ़ा हुआ नंबर फिर घटता है 10% से, तो बढ़ा हुआ नंबर अगर 10% से घटता है तो देखो 99 आ रहा है, यानी 1 रुपये का नुकसान हो गया। यानी ओरिजिनल क्या था 100 और नुकसान क्या हुआ, नुकसान हुआ 1 का, क्योंकि 100 से 1 नीचे है, तो यही 1 डिक्रीज किया और इसी 1/100 है ना, यही 1 हो गया। अब हम इसी का डिक्रीज परसेंट निकालेंगे, ठीक है, आया बात समझ में। तो बिल्कुल इसी तरीके से, है ना। तो इस क्वेश्चन में तो मुझे इसी समझ में आ गया क्योंकि सीधा बोल दिया, लेकिन वहां पे दिया हुआ है क्या कि एक नंबर इंक्रीज कर रहा है कितना 20% एंड देन डिक्रीज। तो देन डिक्रीज करने का मतलब है कि यही चीज बोल रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 8 का है तो थोड़ा सा लेवल तो एडवांस रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई बोल रहा है कि एक नंबर 20% से इंक्रीज किया तो 120 हो गया। अब अगले बार थोड़ी बोलेगा कि ये यही नंबर दूसरे बार 80 से दूसरे बार 20 से डिक्रीज किया तो 80 हो गया। तो बताइए, है ना, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट क्या होगा नंबर में, ठीक है। तो कुछ इसमें ऐसे केस में तो फिर 0 आएगा, ना ही कुछ इंक्रीज किया ना ही कुछ डिक्रीज किया। इस केस में क्या आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट कुछ के बराबर नहीं होगा, ठीक है, आया बात समझ में। क्योंकि मैंने इस 100 को लिया था 120 किया, इस बार 100 को लिया तो 80 किया, यानी ओवरऑल देखें तो ये दोनों को ज्वाइन कर दी कितना हुआ 200, और ये दोनों को ज्वाइन कर दी क्या हुआ 200। तो नॉट नेट नो इंक्रीज नो डिक्रीज। तो ऐसा क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकता है सबसे बड़ा चीज जिसमें 0% का बात हो, क्योंकि इस केस में तो फिर ना ही इंक्रीज हुआ ना ही डिक्रीज हुआ, तो फिर तो ये क्वेश्चन ही बेकार हो गया, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, यानी ये क्वेश्चन अगर सिर्फ
एंड देन डिक्रीज बाय बोल रहा है, तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी जो नया नंबर आएगा 20% से इंक्रीज करके, अब उसमें फिर हम 20% का डिक्रीमेंट करेंगे। आया बात समझ में? उम्मीद है अब आ गया, बिल्कुल जैसे इसमें किए थे वैसे उसमें किए थे। तो चूंकि ये 7 का है इतना लिख दिया कि ताकि बच्चे कंफ्यूज न एंड देन डिक्रीज नंबर, और चूंकि अब 8 में है तो थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ा, तो यहाँ ये ना लिखे सीधे लिखिए एंड देन डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सेम डाटा है, जैसे ये बनेगा वैसे ही 7 वाला भी बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर 4। तो हमने क्या किया, माइनस नंबर को माना कि लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो इंक्रीज नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑन इंक्रीजिंग, ऐसे को ऑन increasing the number by 10%, it becomes x plus 10% of x is equal to x plus 10 by 100 into x plus x by 10, तो ये हो जाएगा 11x by 10। यानी कि ये आ गया मेरा इंक्रीज नंबर, पहले क्या था x और ये आ गया 11x by 10। s के आगे कुछ नहीं लगा, उसका मतलब क्या, ये 1x है, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है, अगर x को हटा दो तो 11 by 10 क्या 10 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू कभी भी 1.1 यानी 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 11 है तो 1.1 इसका वैल्यू आ गया, और ये है 1 वैल्यू, ये 1x है और ये हो जाएगा 1.1x अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो। ठीक है, लेकिन हम उस तरह से लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ये चीज मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला। ठीक है, अब ऑन डिक्रीजिंग द इंक्रीज नंबर, ऑन डिक्रीज, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ और लिखे ना तो कम से कम सेंटेंस सुन के आप लिख सकते हो। ऑन डिक्रीजिंग द इंक्रीज नंबर बाय 10%, the number becomes, यहाँ देखो इंक्रीज नंबर को हमने क्या किया, 10% से डिक्रीज किया था। सबसे पहला इंक्रीज नंबर जो था उसको ले दिया, अब इसमें कितने का रिडक्शन हो रहा है, तो 10% का, 10% ऑफ 11x by 10, तो 11x by 10 माइनस 10 by 100 इंटू 11x by 10, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, ये हुआ 11x by 10 और ये हो गया 11x by 100, इनका एलसीएम आया 100, तो ये हो जाएगा 110x और ये हो जाएगा 11x, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, ओ सॉरी यहाँ 20% है ना, सॉरी यहाँ सारा जगह 20 है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 कर लेंगे इसको, तो 20 हो गया, तो 20 x by 5, अब यहाँ पे x by 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x by 5, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, चीज वही कर रहा हूँ, बस डाटा के कारण जो है 20% है, कोई दिक्कत नहीं। 6x by 5 माइनस 10% ऑफ 6x by 20% of 6x by 5 plus 6x by 5, फिर 20 by 100 into 6x by 5, तो 20 से कितना आएगा, 25 टाइम्स पर। ठीक है, अब मैं इसमें यहाँ से रफी कर देता हूँ, तो 6x by 5 माइनस 6x by 25, 5 5 25, 30x और ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 24x by 25। अब देखो ये आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर ये 25 by 25 होता तो ये 1x वैल्यू आया था, 26 by 25 होता तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता और वैल्यू कुछ 1 पॉइंट समथिंग आता। ठीक है,
लेकिन ये तो 25 से कम है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी 1 से कम वैल्यू देता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमने नंबर को इंक्रीज किया और फिर उस इंक्रीज नंबर को फिर फर्दर उतने ही परसेंट से डिक्रीज किया तो हम नुकसान में है, वो यहाँ से दिख जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिडक्शन इन नंबर, रिडक्शन इन नंबर। अब देखो मेरा नंबर क्या था x, अब मेरा नंबर कितने से रिड्यूस कर रहा है, यानी 24x/25 हो गया, ठीक है। यानी मेरा नंबर क्या आ गया, इतने से रिड्यूस कर गया, ठीक है। तो अब ये बन क्या गया 25x - 24x/25, और ये बन गया x/25, ठीक है। यानी ये जब मैंने पहले क्या किया, मैंने नंबर को जो दिया नंबर था उसको 20% इंक्रीज किया तो ये वैल्यू आया, ठीक है, ये वैल्यू आया। जब मैंने फिर इस इंक्रीज नंबर को फिर 20% डिक्रीज किया तो फिर ये वैल्यू आया, ठीक है। अब ये नंबर और इस नंबर में कितने का अंतर हो गया, तो भाई x/25 का अंतर है, यानी इस नंबर को वापस इतना बनाने के लिए हमको इस नंबर में x/25 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप 24x/25 में इसको ऐड कराओगे तो 24x/25 में x/25 कराओगे ऐड तो ये बन जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25x, x ये कट जाएगा 25 कट जाएगा और ये बन जाएगा x, ठीक है। तो चीज ये भी देखिए मैंने वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है, यानी आप सही जा रहे हो कैलकुलेशन में। तो इतने से ये नंबर है ना जो मैंने रिड्यूस किया तो ये नंबर इतना घट रहा है ना। कितना रिडक्शन आ गया नंबर में, इस नंबर में कितना रिडक्शन था, पहले x था, अब इसमें कितना रिडक्शन आया x/25 का, ठीक है। यानी मान लो ये किसी चीज में मैंने, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस तो पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कॉस्ट प्राइस ये है, और कॉस्ट प्राइस से जब हम नीचे बेचते हैं किसी चीज को तो हमें लॉस लगता है। तो वही हाल वहाँ यहाँ भी कुछ हुआ कि मेरा कॉस्ट प्राइस x था, लेकिन मैंने किसी चीज को है ना क्या किया, इतने और यानी उसके प्राइस से इतने कम दाम में बेच दिया, यानी उसका प्राइस x था लेकिन मैंने प्राइस से x/25 जा करके है ना इसमें भी x/25 रुपीज कम कर करके उस प्रोडक्ट को बेच दिया, तो लॉस में आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट तो सेल हो गया लेकिन हम चले गए लॉस में। और ऐसे केस में लॉस परसेंट हम कैसे निकालते हैं, लॉस बाय CP × 100, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ना रिडक्शन इन नंबर, ये लॉस का काम करेगा, रिडक्शन इन नंबर लॉस का काम करेगा। CP का काम कौन करेगा, जो मेरा ओरिजिनल नंबर था वो × 100, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम करते ही हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो चीज वही है, लॉस परसेंट से समझो इसको और गेन परसेंट से समझना ऐसे क्वेश्चन को। तो रिडक्शन परसेंटेज क्या होगा, रिडक्शन परसेंटेज या ऐसे कह सकते हैं परसेंटेज रिडक्शन इन नंबर, परसेंटेज रिडक्शन इन नंबर क्या होगा, लॉस कितना हुआ भाई, ठीक है। जब मैंने 20% को इंक्रीज नंबर में 20% डिक्रीज किया तो मुझे आया ये, लेकिन ये मेरा एक्चुअल नंबर तो था नहीं ना, मेरा तो नंबर ये था, उसमें भी कम करके हम लाते हैं। देखो कैसा दुकानदार, निकम्मा दुकानदार कर सकते कि x में कोई सामान खरीदा 24x/25 बेच दिया, यानी जो सामान खरीदा उससे भी कम दाम में बेच दिया, यानी दुकान ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो लॉस तो लग गया ना, लेकिन अब इसी का पता करना है भाई कितना लॉस लगा लिया भाई तुम सामान पे। तो बोला कि देखो ना मैं तो इतना पे खरीदा था, पता किया तो पता चला कि मैंने इतना लॉस, इतने सामान जितना का मैंने लिया था उसमें भी इतना कम कर दिया मैंने, तो ठीक है। यानी इतना, अब जितना कम किया उतना ही लॉस करना है। अगर ये लॉस किया हुआ अमाउंट वापस इसमें जोड़ दिया जाए तो फिर लॉस भी नहीं होगा ना प्रॉफिट होगा। बात समझ आया क्या? अगर मान लो ये 24 है, ये 25 है और ये 24 आता है, ठीक है, तो 1 रुपया लॉस में बेच दिया मैंने। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें 1 रुपया ऐड कर देता, जैसे ही मैं 1 रुपया ऐड कर देता तो ये क्या बन जाता, 25 बन जाता है ना। बात समझे? जैसे ही मैं इसमें 1 रुपया ऐड करता ये क्या बन जाता, ये 25 बन जाता। तो मैंने लॉस कितना किया, 1 रुपया, तो लॉस क्या हो गया मेरा x/25। और CP मेरा क्या है, तो CP मेरा ओरिजिनल यही है ना, तो x/1 लिख सकते हैं इसको इंटू 100। तो देखो x/25 इंटू 1/x इंटू 100, ठीक है।
तो x से x कैंसिल और ये आ गया 4। तो लॉस क्या आ गया हमारा, लॉस यहाँ पर हो गया 4%, यानी हमने 4% का लॉस झेला इस केस में। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं फिर यहाँ से समझाता हूँ। मैंने ये क्या बताया कि मैंने जब घटा के काम किया तो मेरा लॉस कितना आया, x/25 आया। ठीक है, अब लॉस आ गया तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, लॉस बाय सीपी, यानी जितना आपको लॉस लगा वो बाई जितने में आपने यानी जो आपका खरीद प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था। तो मेरा लॉस प्राइस था ये x/25 और खरीद प्राइस क्या था x, तो बाई x इंटू 100, तो x/25। अब इसको डिवीजन में है तो 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे इंटू 100, x से x कैंसिल, 125 से 45 कैंसिल, यानी रिडक्शन की परसेंटेज 4% आ गया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस 10 सेकंड के लिए इजाजत लूंगा। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको मेरा काम ये लिख लिया होगा, तो मैं इसे रब करता हूं और बढ़ते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की ओर। बार बार ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे बीच में 2 बार मैं वीडियो कट कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें फाइनली अब डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हो सकता है वीडियो में आपको ये पता भी नहीं चले कि मुझे डिस्टर्बेंस हुआ था, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को बनाने से 2-3 बार डिस्टर्ब हो चुका हूँ। मीन्स कोई ना कोई आ जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो बनाने में डिस्टर्बेंस आ गया था। तो अब फाइनली लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही देना है। क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 20%, कि प्राइस ऑफ शुगर क्या कर रहा है, 20% से बढ़ रहा है। तो बताइए भाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउसवाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन, तो बताइए कितने परसेंट से कोई जो हाउसवाइफ होती हैं वो अपने कंजप्शन को, यानी शुगर के कंजप्शन को किस रेट से कम करे कि सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर रिमेंस द सेम, ताकि यानी खपत कम करना है, पैसा उतना ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है, पैसा उतना ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है, यानी हम जो शुगर पे अपना पैसा लगा रहे हैं वो उतना ही लगे, लेकिन हमें खपत कम करना है, कुछ इस तरह से। यानी मैं कहने का मतलब कि मैंने जो चीज पहले खरीदा था, ठीक है, 100 रुपया मैंने एक केजी चीनी खरीदा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 100 रुपये में मैंने 100 रुपीज मैंने 1 केजी शुगर खरीद लिया। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब प्राइस बढ़ गया तो अब 120 का 1 केजी शुगर आ रहा है। तो भाई अब हमें क्या करना है कि कंजप्शन ऐसा करना है, यानी खपत कम करना होगा। यानी कहने का था कि हमको पैसा 100 रुपीज इन्वेस्ट करना है दुकान वाले के पास। ठीक है, तो निश्चित से पैसा 100 रुपीज कम करेंगे तो 1 केजी तो मिलने से रहा। तो क्या रेट से हम अपना कंजप्शन घटाएं कि हमको 100 रुपीज ही है ना लगे, है ना, और यानी मेरा पैसा उतना ही लगे लेकिन खपत कम हो जाए। ठीक है, और यानी पैसा उतना ही लगे और मेरा खपत जो है कम हो जाए, और खपत का परसेंटेज हमको बताना है कि रिडक्शन बाय हाउ रिड्यूस हर कंजप्शन, हाउ मच परसेंट मस्ट हाउसवाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन। तो सबसे पहले तो कंजप्शन कितना हुआ कम, यानी जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि लॉस निकाला था, वैसे में यहाँ पे हमें रिडक्शन इन कंजप्शन निकालना पड़ेगा, जो लॉस हो जाएगा यहाँ पे, और ओरिजिनल क्या है जो हमारे पास था। ठीक है, यानी जो कह सकते हैं ओरिजिनल क्वांटिटी जो हम यूज करते थे वो, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लगभग सेम ही तरह क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 20% ना, तो पहले लिखेंगे लेट इसमें केजी का इसमें बात दे रहे हैं, परसेंटेज में बात करना है, तो यूनिट का कहीं चर्चा नहीं आएगा, तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम यूनिट मानेंगे। लेट 1 यूनिट ऑफ शुगर, let 1 unit of sugar will be purchased from rupees 100। ठीक है, आए बात समझे। तो अब हम इसको कहो तो रुपीज 100 में, अब देखो तो now 1 unit of sugar
या ऐसे नहीं, नाउ आफ्टर increment of cost, after increment in cost of sugar, after increment in cost of sugar, 1 unit of sugar will be purchased from ₹120। क्यों भाई? क्योंकि पहले 100 मैंने माना था, ठीक है, अब 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 120 हो जाएगा। 100 प्लस 20% ऑफ 100 यानी 120। कैसे? कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा। तो 100 में कितना बढ़ गया? 20% ऑफ 100 बढ़ गया ना सुगर का दाम। तो 100 प्लस 20/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। तो इसी तरीके से ये 120 हो गया, है ना। तो पहले हम 1 यूनिट ऑफ शुगर कितने पे थे? 100 में। आफ्टर इंक्रीमेंट इन कॉस्ट ऑफ शुगर 1 यूनिट ऑफ शुगर विल बी परचेज फ्रॉम ₹120। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको अब इस यूनिटरी मेथड तब्दील करेंगे। ₹120 इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ शुगर, 1 यूनिट ऑफ शुगर और ₹1 यूनिट ऑफ शुगर खरीद लेंगे हम इन रुपीज 100, 1/120 इंटू 100 यूनिट ऑफ शुगर, यानी कितना कह दिया मैंने? 0 से 0 कैंसिल, ये 6 टाइम है, ये 5 टाइम, यानी 5/6 यूनिट ऑफ शुगर हमने परचेज कर लिया, ठीक है। यानी अब 100 में मैंने 5/6, देखो 6 हिस्से में, पहले मैं 6 हिस्से में 6 खरीदता था, और 6 हिस्से में 6 करता तो ये क्या हो गया? ये 1 यूनिट हो गया ना। लेकिन अब 6 हिस्से में मैं 5 यूनिट खरीद पा रहा हूँ, यानी कहने का मतलब मुझे 6 हिस्से में से 1 हिस्से का नुकसान हुआ प्राइस बढ़ने से, है ना। तो therefore रिडक्शन इन कंजप्शन ऑफ शुगर, यानी मुझे 1/6 का नुकसान हुआ। रिडक्शन इन कंजप्शन ऑफ शुगर, ओरिजिनल क्या था? 1 था ना कंजप्शन, अब क्या हो गया? 5/6 हो गया, ठीक है। यानी प्राइस बढ़ने के बाद उतने ही पैसे में जो मैं खरीदा वो 5/6 था। तो कितने का क्षति हुआ? कंजप्शन, यानी कितने का नुकसान हुआ मुझे क्वांटिटी में? तो 6 - 5/6 यानी 1/6 का नुकसान हो गया, है ना। अब यानी 6 हिस्से में से 1 हिस्से का नुकसान हो रहा है, यानी अच्छा खासा प्राइस बढ़ गया, ठीक है। देयरफॉर परसेंट रिडक्शन इन कंजप्शन ऑफ शुगर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देखो लॉस बाय सीपी, यही ना लॉस हुआ, कितना कम पड़ गया? ओरिजिनल 1 था, अब कितने से कम पड़ गया? ओरिजिनल 1 था और प्राइस बढ़ने के बाद 5/6 हो गया, तो लॉस कितने का हुआ क्वांटिटी में मुझे? तो 1/6, तो यानी लॉस 1/6, ठीक है। मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस से समझा रहा हूँ, दोनों सवाल आप देखना, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। लॉस ओरिजिनल क्या था? सीपी ये था मेरा 1/, अब ये 1 के नीचे कुछ नहीं करता, यहाँ भी 1 है, ठीक है, इंटू 100। अब देखो तो 1/6 इंटू 1 अब ऊपर नीचे कुछ भी होगा वही तो इसी फॉर्म में रहेगा, 1/1 इंटू 100। तो ये 100/6 आ जाएगा, ये 100/6 आया, ठीक है। तो 100/6 को अब देख लो, 456, 16 होल 4/6, यानी 16 होल 4/6, 2 ये 3, यानी 16 होल 2/3% का नुकसान हुआ। 16 होल 2/3% का नुकसान हुआ मुझे। मैंने क्या किया? फिर से मैं समझा था, मैंने माना कि 1 यूनिट ऑफ शुगर कितने करता जाएगा? 100 में। तो आफ्टर इंक्रीमेंट कॉस्ट ऑफ शुगर 1 लीटर शुगर विल बी परचेज इन, अब कह रहा है कि जब शुगर का कॉस्ट बढ़ गया तो उतना ही यूनिट का शुगर 120 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो इसका मतलब यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मतलब क्या हुआ? या ऐसे लिख दो,
इट मीन्स वी हैव रुपीज 120 इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ शुगर, यानी रुपीज 120 में मुझे कितना मिला 1 यूनिट ऑफ शुगर, तो 1 में कितना मिला तो 1 बाय 120 यूनिट ऑफ शुगर, ठीक है। अल्टीमेटली की तरह से चलेंगे तो 100 में कितना मिला। अब कितनों को ये भी नहीं पता होगा कि 1 बाय 20 कैसे है, इसका नीचे क्या है 1 है, तो हम 120 को यहाँ ले आएंगे, जब यहाँ से 1 को निकाल, अब ये भी मैं समझाता हूँ अलग से, ठीक है। तो 120 1 यूनिट ऑफ शुगर, रुपीज 1 में 1 बाय 120 यूनिट ऑफ शुगर, तो 100 में कितना 1 बाय 120 इंटू 100 यूनिट ऑफ शुगर, यानी अब 100 पे मुझे इतना ही खरीद पड़ रहा है, यानी हम इतना ही खरीद पा रहे हैं। तो कितना नहीं खरीद पा रहे हैं वही हमारा रिडक्शन हो गया, यानी हमको उतना कंजप्शन कम करना पड़ेगा। तो रिडक्शन कंजप्शन शुगर तो 1 खरीद रहे थे, अभी आ रहा है कितना 5/6, यानी कितना कम अब हमको खरीदना है 1/6, यानी कितना कम हमको मिल रहा है तो 1/6, ठीक है। तो यही हमारा लॉस हो गया इस केस में। तो रिडक्शन कंजप्शन शुगर, तो कितना रिडक्शन हमने किया, जिसको हम लॉस बोल रहे हैं वो रिडक्शन इन शुगर है। तो 1/6 कितने में से मुझे ये नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो 1 में से जो ओरिजिनल यही था, यानी सीपी जो मेरा था, तो लॉस बाय सीपी इनटू 100 सॉल्व किया, कितना गया 16 और 2/3%। अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा यूनिटरी मेथड, मुझे पता है, तो कैसे यहाँ 1/20 आया। देखो मैंने 120 का निकाला, अच्छा 120 रुपए में कुछ 120 रुपए में कोई एक चॉकलेट देगा, तो 1 रुपए में कितना देगा, उसके एकदम 3 का दाना भर देगा ना। तो कैसे निकालेंगे, तो 120 में 1 है, अब 1 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1, और ये क्या है रुपीज 1, तो 120 में 1 दे रहा है, तो मैंने 1 के नीचे कुछ नहीं से 1 लगा दिया। अब रुपीज 120 में हम 120 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो चूंकि हमको 1 रुपए का बात करना है, यानी मुझे 1 रुपए में पता करना है कि कितना मिलेगा, तो 1 रुपए में पता करना है, जिसको पता करना है उसको सिर्फ रखो, तो इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 तो पढ़ा है, 1 लिख दिया, बाई का साइन बाई, अब ये 120 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 इंटू 1, तो रुपीज 1 में कितना आया, तो 120 इंटू 1 बाई 120 इंटू 1 कितना आ जाएगा बाई 1, तो 120, तो रुपीज 1 में हम इतना कर देंगे। अच्छा हम 1 रुपए में इतना कर देंगे तो 100 रुपए में कितना कर देंगे, जब 1 रुपए में 1 चॉकलेट, तो 100 रुपए में कितना चॉकलेट, 1 रुपए में 1, तो 100 में कितना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो उतना चॉकलेट। तो वैसे ही 1 रुपए में जब ये 1 मिल रहा है, तो 100 में कितना मिलेगा, तो 1 रुपए में जब 1 चॉकलेट, तो 100 में क्या करना है, जब इधर तो 100 लगाए तो यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई कर देना है। तो बात समझ में आ गया कैसे किए हम, जो लोगों को नहीं समझ में आया होगा अब यहाँ समझ गया ना, तो फिर से वीडियो को वापस यहाँ से देखो, अब ये चीज सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, इसमें मैं परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन जो रह गया होगा अच्छा वो भी करवा दूंगा, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड नाइट।